शारीरिक कार्य क्षमता में सुधार करना और दर्द रहित जीवन देना मनुष्य को, ये बहुत बड़ा एक उपहार है किसी भी चिकित्सा पद्धति का। तो फिजियोथेरेपी भी इसी नजरिए से देखी जा रही है आजकल, और काफी ज्यादा मरीजों के स्वास्थ्य लाभ के लिए इसकी एक भूमिका आज के दिनों में बढ़ गई है। हम प्रतिवर्ष आज के दिन विश्व फिजियोथेरेपी दिवस मनाते हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे डॉक्टर निखिल सैनी आपसे कि विश्व फिजियोथेरेपी दिवस आज के दिन क्यों मनाया जाता है, और आम श्रोताओं की जानकारी के लिए फिजियोथेरेपी क्या है, आप कैसे समझाना चाहेंगे? सबसे पहले तो आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को विश्व फिजियोथेरेपी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के ही दिन 8 सितंबर 1996 को WCPT की स्थापना हुई थी। उसी दिन 8 सितंबर को फिजियोथेरेपी दिवस के रूप में स्वीकार किया गया। और जैसा कि आपका दूसरा क्वेश्चन कि फिजियोथेरेपी क्या है, फिजियोथेरेपी एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिनमें हम रोगों का उपचार मशीनों और एक्सरसाइज के माध्यम से करते हैं, जिनमें कुछ स्पेसिफिक मशीनें होती हैं जिनसे मांसपेशियों में हीलिंग देना और उनको मजबूती प्रदान करना, या फिर जो एक्सरसाइज होती है, एक्सरसाइज के माध्यम से हम मांसपेशियों में लचीलापन लाते हैं और उनको ताकत देते हैं। जी डॉक्टर साहब, फिजियोथेरेपी का एक बहुत वृहद स्तर पर उपयोग होता है और बहुत काम है इसके। तो आगे हम ये जानना चाहेंगे कि फिजियोथेरेपी से किसी भी मनुष्य के, एक आम व्यक्ति की बात कर लें या किसी मरीज की बात कर लें जिसे फिजियोथेरेपी की आवश्यकता है, उसके जीवन शैली में, उसके जीवन स्तर में क्या सुधार आता है? देखिए, इसको दो तरीके से देख सकते हैं। एक होता है कि अगर आपको किसी भी तरीके की इंजरी है, किसी भी तरीके की डिसेबिलिटी है आपको, चाहे वो जन्मजात डिसेबिलिटी हो या जन्म के बाद आपको कोई इंजरी हो गई हो जिसकी वजह से आपकी दिनचर्या प्रभावित होती है, ऐसी स्थिति में फिजियोथेरेपी के माध्यम से मांसपेशियों को मजबूती देना, उनकी गतिशीलता को, कार्य क्षमता को मेंटेन करना ही फिजियोथेरेपिस्ट का काम है। और दूसरी चीज, अगर आपको इंजरी नहीं भी हुई है तब भी आपको इंजरी ना हो, इसके लिए आपकी मांसपेशियों को तैयार रहना जरूरी है। इसके लिए भी फिजियोथेरेपी का बहुत वाइड रोल है, जिसमें कुछ अल्टरनेट ट्रीटमेंट है, कपिंग, टेपिंग, ड्राई नीडलिंग, जिनसे मांसपेशियों में लचीलापन लाते हैं। इससे क्या होता है कि आपको इंजरी ही नहीं होती है। तो इंजरी के बचाव के लिए और इंजरी के बाद दोनों स्थितियों में फिजियोथेरेपी का इस्तेमाल किया जा सकता है। चोट के बाद, और यदि चोट ना लगी हो तो चोट ना लगे, इसके लिए फिजियोथेरेपी की बहुत बड़ी भूमिका है। अगर हम अलग अलग तरीके से जानना चाहें कि किस तरह के मरीजों में फिजियोथेरेपी की आवश्यकता ज्यादा होती है, या कौन से वो मरीज हो सकते हैं जिनके लिए ये चिकित्सा पद्धति बहुत कारगर है? देखिए, स्पेसिफिकली किसी भी तरीके की मांसपेशियां या तंत्रिका तंत्र से संबंधित कोई भी आपको समस्या हो रही है, इसमें फिजियोथेरेपी का बहुत अहम रोल होता है। अगर देखा जाए तो न्यूरो कंडीशंस में, ऑर्थो कंडीशंस में, पीडिया, गायनी, कुछ स्पेसिफिक कंडीशन है जिनमें फिजियोथेरेपी का बहुत वाइड रोल है। डॉक्टर साहब, एक एक करके हम जानना चाहेंगे कि किस तरह के स्टेज में, शारीरिक विकारता की अवस्था में फिजियोथेरेपी की आवश्यकता होती है। खासकर हम शुरुआत करते हैं चोट की अवस्था से, या स्पोर्ट्स इंजरी की बात कर लें। जो एथलीट होते हैं या स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, उनको अक्सर जो है अपने खेल के दौरान चोट लग जाती है, इंजरी हो जाती है, और उनका रिकवर करना, वापस से स्पोर्ट्स में जाना, फिर से गतिशीलता बनाए रखना, उसी लेवल की परफॉर्मेंस देना बहुत चुनौतीपूर्ण काम होता है। तो फिजियोथेरेपी कैसे उनकी मदद करता है? देखिए, इसमें जब किसी भी खिलाड़ी को चोट लगती है, चोट या मोच लगती है, तो उसमें उसकी ग्रेड्स को चेक करते हैं। एथलीट्स के जो तंतु होते हैं वो किस ग्रेड्स पे टूटे हैं या उनमें खिंचाव आया है। शुरुआती चोट या मोच में फिजियोथेरेपी की बहुत अहम भूमिका है। अगर मान के चलिए कि उस चोट ज्यादा प्रभावी है, अगर तंतु पूरी तरीके से टूट चुका है, तो फिर उसमें सर्जरी की तरफ जाना होता है। उसके पहले अगर कुछ तनाव आया है, खिंचाव आया है, या फिर एक्यूट कंडीशन है, तो उसमें फिजियोथेरेपी की अहम भूमिका है। समय से अगर देखरेख कर लिया गया, फिजियोथेरेपिस्ट के पास पहुंच जाया गया, उनकी सेवाएं ले ली गई, तो हो सकता है कि आपको ऑपरेशन की जरूरत या सर्जरी की आवश्यकता ना पड़े। बिल्कुल बिल्कुल, पहले कंसल्ट करना बहुत आवश्यक है। यह देखना है कि आपको इंजरी किस ग्रेड पे हुई है, उसके हिसाब से फिजियोथेरेपी का या सर्जरी का प्लान होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रारंभिक स्थिति में आप फिजियोथेरेपिस्ट से उपचार ले सकते हैं, परंतु अगर आपका तंतु पूरे तरीके से टूट गया तो फिर उसमें सर्जरी की तरफ जाना होता है। बहुत बड़े स्तर पे डॉक्टर साहब हम लोग देखते हैं कि जो हमारे क्रिकेटर्स होते हैं या दूसरे स्पोर्ट पर्सन होते हैं, तो उनके पास तो फिजियो की सुविधा उपलब्ध होती है। लेकिन अगर हम छोटे स्मॉल टाउन्स की बात करें तो वहां पे लोग फिजियो के बारे में उतने अवेयर नहीं होते हैं, और कई बार जो हमारे स्पोर्ट पर्सन होते हैं या एथलीट होते हैं वो चोट के साथ खेलते रहते हैं। तो ये अवस्था कितनी खतरनाक है? यह अवस्था उनके जीवन के लिए बहुत हानिकारक हो सकती है। मैं सभी श्रोताओं से जो खिलाड़ी हैं, स्पोर्ट्स में भाग लेते हैं, मैं उनसे स्पेशल ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको किसी भी तरीके की इंजरी होती है तो आपको नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाके अपनी इंजरी का प्रकार आपको पता करना है, किस तरीके की आपको इंजरी हुई है और वो कितनी खतरनाक है। परंतु अगर वो इंजरी ज्यादा हो गई है अंदर से, तो उसके लिए आपको भौतिक चिकित्सक की सलाह लेनी बहुत आवश्यक है। यानी आप ये रिकमेंड करते हैं कि आपको चोट के साथ नहीं खेलना है? बिल्कुल। अगर आप चोट के साथ खेलेंगे तो स्थिति आपकी और खतरनाक हो सकती है, और ऐसा भी हो
सकता है कि आप स्पोर्ट से बाहर भी हो जाएं। बिल्कुल, आपके परफॉर्मेंस का लेवल बहुत नीचे आ सकता है। इसलिए बेहतर है कि आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं और ये पता करें या डॉक्टर से कंसल्ट करें और ये जाने कि आपकी चोट की स्थिति, अवस्था क्या है और कैसे आप उसमें सुधार ला सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक और अवस्था की हम बात करना चाहेंगे। आपने बात की कि अगर चोट को सही समय पे क्योर ना किया गया या सही समय पर उसका जो उपयुक्त उपचार था वो नहीं किया गया, तो आपको सर्जरी की आवश्यकता पड़ सकती है। तो एक सर्जरी का भी केस बनता है कि हड्डियों की सर्जरी कराने के बाद या किसी भी तरह की सर्जरी के बाद डॉक्टर भी कई बार रिकमेंड करते हैं पेशेंट को, कई बार ये सलाह देते हैं कि आपको फिजियोथेरेपी करानी है किसी भी सर्जरी के बाद इतने दिन तक। तो ये कितना आवश्यक है? देखिए, सर्जरी के बाद फिजियोथेरेपी बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि जब भी आपका सर्जरी होती है तब आपकी मांसपेशियों में अकड़न और कमजोरी दोनों आती हैं, निश्चित तौर पर आती हैं। तो जब अकड़न को, जैसा कि मैंने बताया था, जो फिजियोथेरेपी का रोल है मांसपेशियों को लचीला करना, उनको ताकत देना। और सर्जरी के बाद अक्सर ऐसा होता है कि आपके जो जोड़ होते हैं उनकी रेंज कम हो जाती है, तो उस रेंज को मेंटेन करना, मांसपेशियों को लचीला करना और साथ में मांसपेशियों को मजबूती देना, ये तीनों बहुत आवश्यक होते हैं ताकि आपने जो सर्जरी करवाई है वो सफल हो सके। कई बार ऐसा देखा है कि सर्जरी के बाद अगर आप फिजियोथेरेपी नहीं लेते हैं तो वो सर्जरी आपकी असफल भी हो जाती है। तो इसमें दोनों, सर्जन का और फिजियोथेरेपिस्ट का, दोनों का बहुत अहम रोल है और ये बहुत जागरूकता के साथ इसको लेना चाहिए कि अगर आपने सर्जरी कराई है तो उसके बाद फिजियोथेरेपी आप आवश्यक रूप से लें। जी, 3 महत्वपूर्ण बातें डॉक्टर साहब आपने बताई कि एक तो आपका जो रेंज है, यानी रेंज ऑफ मोशन जो आपका है, आपकी बॉडी या आपके जिस भी बॉडी पार्ट का उसकी जो क्रिया है वो क्रिया पूरी तरीके से हो सके। दूसरी चीज आपने बताई कि आप स्ट्रेंथ देते हैं मसल्स को, यानी मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करते हैं। और तीसरी बात, उनको लचीला करना, जो अकड़न आ गई है उस अकड़न को कम करके उसको पहले मांसपेशियों को लचीला करना, उसके बाद उसमें मजबूती देना, ये फिजियोथेरेपिस्ट का काम है। तो इसके लिए मोटे तौर पे क्या एक्सरसाइज या प्रोटोकॉल का पालन किया जाता है? देखिए, इसमें पेशेंट की मैक्सिमम स्ट्रेंथ, कि उसकी अधिकतम क्षमता क्या रही है सर्जरी के पहले, उसकी अधिकतम क्षमता तक पहुंचाना एक भौतिक चिकित्सक का कर्तव्य है। तो इसमें ऐसे कोई फिक्स नहीं कहा जा सकता कि इतने दिन या इस तरीके का इलाज कुछ तय है। उसमें यह देखना होता है कि आप पहले क्या थे, आपकी अधिकतम कार्य क्षमता क्या थी, आपको आपकी अधिकतम कार्य क्षमता तक पहुंचाना ही एक फिजियोथेरेपिस्ट का काम है। मरीज को देखने के बाद ही आप ये तय करते हैं कि किस मरीज के साथ किस तरह के इलाज का प्रोटोकॉल आपको पालन करना है, किस तरह का आपको ट्रीटमेंट देना है। डॉक्टर साहब, आगे बढ़ना चाहेंगे और एक और अवस्था की बात करना चाहेंगे हम कि अक्सर जो है, जो लकवाग्रस्त मरीज होते हैं उनकी जीवन में भी बहुत लाचारगी आ जाती है और अपने आप को बहुत असहाय महसूस करते हैं। तो लकवाग्रस्त पेशेंट के लिए फिजियोथेरेपी कितना महत्वपूर्ण है? लकवाग्रस्त मरीजों के लिए फिजियोथेरेपी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जिसको भी लकवा लगता है, चाहे वो किसी भी तरह का हो, चेहरे का लकवा हो या आधे शरीर में लकवा लगा हो या फिर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की वजह से भी आपका शरीर का एक हिस्सा लकवाग्रस्त हो सकता है, ऐसी सभी स्थितियों में आपको जल्द से जल्द फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना और उससे कंसल्ट करना कि आप कितने दिन में ठीक होने वाले हैं, ये जानना बहुत जरूरी होता है। कई बार आमजन में फिजियोथेरेपी की जागरूकता ना होने की वजह से वो चीजों को डिले करते हैं। उनको लगता है कि आजकल जादू टोना भी उसको बोल सकते हैं, को लेके लोग अंधविश्वास, दरअसल अंधविश्वास को लेके भी कि हम ठीक हो जाएंगे या ठीक नहीं होंगे, ऐसी धारणा बना लेते हैं। परंतु फिजियोथेरेपी के माध्यम से लकवाग्रस्त मरीज ठीक हो सकते हैं, बशर्ते उनको जल्दी से जल्दी फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए कि उनको लकवा लगा है और उनको मजबूती चाहिए मांसपेशियों में। जी, विलंब जो है विलंब हानिकारक है, इस बात को ध्यान में रखें। और जितनी जल्दी आप डॉक्टर के पास जाएंगे, फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएंगे, आपका इलाज होना उतना ज्यादा आसान होगा और उतनी जल्दी आप स्वस्थ होकर के अपने वापस से दिनचर्या में आ सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक बात और आपसे हम जानना चाहेंगे, खासकर आज के वर्किंग क्लास लोगों के हिसाब से बात करें, क्योंकि कंप्यूटर का जमाना है, बहुत लंबे समय तक लोग कंप्यूटर में बैठते हैं, तो जो समस्याएं पहले नहीं हुआ करती थी या बढ़ते उम्र की समस्या मानी जाती थी, जैसे कमर दर्द की समस्या, जैसे गर्दन में अकड़न की समस्या, तो ये समस्याएं आजकल बहुत आम हो गई हैं। तो इसके लिए कुछ सुझाव आप दीजिए। जी, इसके लिए सबसे बेहतर सुझाव ये है कि आपको एक स्थिति में लगातार नहीं रहना है। जैसे आजकल की जो लाइफ स्टाइल हो गई है, लॉन्ग सिटिंग एक पोस्चर होता है, तो जब भी आपको एक कोशिश करनी है कि आप 30 से 45 मिनट तक अगर एक पोस्चर पर बैठे हैं तो आपको कोशिश करनी है कि आप 5 मिनट के लिए ब्रेक लेके खड़े हो जाएं। अगर आप 45 मिनट 50 मिनट से ज्यादा खड़े हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपकी स्पाइन या शरीर का कोई भी हिस्सा एक्सर्ट हो रहा है, परेशानी में है, तो आपको तत्काल अपनी वो अवस्था को बदल लेना है। अगर आप बैठे हैं तो खड़े हो जाइए, अगर बहुत देर तक खड़े हैं तो बैठ जाइए, ये बहुत आवश्यक है। कई बार लोग अपने काम की वजह से लंबे समय तक खड़े रहते हैं या लंबे समय तक बैठे रहते हैं, जिसकी वजह से रीढ़ की हड्डी से संबंधित समस्याएं होती हैं। सूत्र ये है, फॉर्मूला ये है, कुंजी ये है कि आपको एक ही अवस्था में लगातार नहीं बने रहना है।
लॉ ऑफ इनर्शिया जो है उसका पालन नहीं करना है, आपको अपनी अवस्था में आपको बदलाव करते रहना है ताकि जो गतिशीलता है वो बनी रहे और आपके साथ जो कमर दर्द की समस्या है, गर्दन में अकड़न की समस्या है वो ना आए। बहुत बढ़िया सलाह आपने दी डॉक्टर साहब, और बैठे बैठे आपकी बात को सुन करके कोई व्यक्ति इस तरह की समस्या से बाहर निकल सकता है। और आगे हम बढ़ना चाहेंगे, खासकर जो बुजुर्ग अवस्था में व्यक्ति प्रवेश करते हैं तो कमजोर हड्डियों की समस्या, गिरने की समस्या, दुर्बलता आना, ये बहुत आम बात होती है और थोड़े से चोट से उनको हड्डियों के फ्रैक्चर होना, इस तरह की समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो कैसे वो अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाएं, कैसे दुर्बलता को दूर करें और वृद्धावस्था को भी वो बहुत स्वस्थ तरीके से, ग्रेसफुली एजिंग जिसे हम कहते हैं, वो हासिल कर सकें। देखिए क्या होता है कि जब भी, खासकर जब वृद्धावस्था को कोई भी व्यक्ति प्राप्त करता है तो उसके शरीर में कुछ भौतिक परिवर्तन होते हैं जिससे शरीर में कमजोरी आती है। तो इस स्थिति में हमें ये देखना है कि वो अपनी कमजोरी को स्वीकार करके बिस्तर पर न लेट जाएं। उनको कोशिश करनी है कि नियमित व्यायाम और जैसे धूप लेना, कुछ आवश्यक चीजें, धूप लेने से विटामिन D3 मिलता है जिससे हड्डियों में मजबूती आती है। इसके अलावा कुछ नियमित व्यायाम जो लगातार करते हैं जिनसे मांसपेशियों में मजबूती बनी रहती है, उनको करते रहना है। अपनी वृद्धावस्था और अपनी कमजोरी को स्वीकार नहीं करना है। अक्सर लोग वृद्धावस्था में अपनी कमजोरी को स्वीकार कर लेते हैं, उनको बेहतर देखभाल नहीं मिल पाती, एक कारण ये भी है। तो इसमें खुद से जागरूक होना बहुत जरूरी है कि अगर आप वृद्ध हैं तो आपको ये स्वीकार नहीं करना है कि आप कमजोर हैं। अगर आप नियमित धूप लेते हैं और कुछ व्यायाम करते हैं तो आप एक हेल्दी एजिंग को प्राप्त कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई कि आपको अपनी अवस्था को दिमागी रूप से मान नहीं लेना है कि आप कमजोर हैं, आप दुर्बल हैं। एक बेहतर तरीके से भी आप वृद्धावस्था की तरफ जा सकते हैं और बिल्कुल स्वस्थ तरीके से अपने जीवन को आप जी सकते हैं। बस आपके दिमाग में जो ये धारणा बैठी हुई है, ये जो ग्रंथि है कि आप अब बूढ़े हो चुके हैं और आपकी ये नीति है कि आपको ये झेलना ही है, आपको इस अवस्था से बाहर निकलना है और इसके लिए आपको पहले मानसिक जो दीवार है उसको तोड़ना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, आखिर में चलते चलते इसी बात को हम आगे बढ़ाएंगे कि कोई भी व्यक्ति जो किसी भी तरह की समस्या से जूझ रहा है, बहुत यंग एज में भी लोगों को लकवा की समस्या हो जा रही है, बहुत यंग एज में भी लोगों को इंजरी हो जा रही है और उसके बाद तमाम तरह के इलाज कराने के बाद भी उनको राहत नहीं मिल रही है। ऐसे में फिजियोथेरेपी कैसे उनके लिए एक उम्मीद की किरण बन के सामने आया है और कैसे उनको ये सहारा दे रहा है, विश्वास दे रहा है कि ये आपकी नियति नहीं है कि आप दर्द के साथ जीवन जीने के लिए अभिशप्त हैं, श्रापित हैं। आप दर्द रहित जीवन जी सकते हैं, आपका ये अधिकार है और किसी भी सामान्य मनुष्य की तरह आप अपने लाइफ स्टाइल को, अपनी जीवन शैली को आगे बढ़ा सकते हैं। तो जैसा कि आपने कहा था कि लोग नियति मान लेते हैं, तो मेरा सबसे यही कहना है आपके श्रोताओं से कि आपको किसी भी तरीके की डिसेबिलिटी है, आपको किसी भी तरीके की मांसपेशियों की समस्या है, उसको आप अपनी नियति ना माने। उसका फिजियोथेरेपी से बहुत बहुत बेहतर उपचार हो सकता है। आपको सबसे ज्यादा आवश्यक है आप नजदीकी भौतिक चिकित्सा केंद्र पर जाकर उचित सलाह लें। उचित फिजियोथेरेपिस्ट के माध्यम से आप अगर अपना इलाज लेते हैं तो आपकी किसी भी तरीके की डिसेबिलिटी ठीक हो सकती है। किसी भी तरीके की डिसेबिलिटी, किसी भी तरीके की विकार आपके जीवन में आई हुई है, चाहे वो चोट से हो, चाहे वो लकवा से हो या सर्जरी के बाद हो, कैसे उसको स्ट्रेंथ देना है, कैसे मांसपेशियों को ताकत पहुंचाना है, कैसे किसी भी मांसपेशी के जकड़न को दूर करना है और आपके मैक्सिमम स्ट्रेंथ को, जो आपके मांसपेशियों की ताकत थी, उसको वापस उस अवस्था में लाना, ये फिजियोथेरेपी का काम है और बहुत ही वाइड स्पेक्ट्रम है। इसको इस छोटे से वार्तालाप में समेट पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन विश्व फिजियोथेरेपी दिवस के अवसर पर डॉक्टर निखिल सैनी साहब हमारे बीच आप आए और हमारे श्रोताओं को आपने एक उम्मीद जगाई कि आप दर्द से मुक्ति पा सकते हैं अगर आप फिजियोथेरेपी की शरण में जाएंगे। तो निश्चित रूप से जब भी आपके साथ कभी इस तरह की अवस्था आती है जिसकी हमने चर्चा की, तो आप उपयुक्त डॉक्टर से, ऑर्थोपेडिशियन से, फिजियोथेरेपिस्ट से सलाह ले सकते हैं कि आपको क्या करना है। आप नियति मत मान के बैठिए, आप इससे उबर सकते हैं और मुख्य धारा से जुड़ करके स्वस्थ जीवन शैली जी सकते हैं, अपनी कार्य क्षमता में सुधार कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं डॉक्टर निखिल सैनी साहब, आप हमारे बीच आए और हमारे श्रोताओं को जागरूक किया। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे आमंत्रित किया।